नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो चक्रव्यूह। अगर हम बात करें कि चक्रव्यूह जो था वो क्या महाभारत में ही था या हमारे दैनिक जीवन में भी चक्रव्यूह है। और अगर हम अपने पढ़ाई वाली लाइफ की बात करें, अगर हम अपने करियर की बात करें जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं या जिस भी जॉब में हम जाना चाहते हैं, जिस भी जॉब पेशे में जाना चाहते हैं, वहाँ वहाँ एक चक्रव्यूह है कि नहीं, और चक्रव्यूह ये बनाता कौन है। अगर ये चक्रव्यूह है तो ये चक्रव्यूह कौन बनाता है। अगर हम लाइफ की बात करें, अपनी ज़िंदगी की बात करें, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो चक्रव्यूह है वो ईश्वर बनाता है, यानी कि गॉड बनाता है। और अगर हम अपने पढ़ाई वाले लाइफ की बात करें तो ये चक्रव्यूह कौन बनाता है, यही चीज़ आज हम इस टॉपिक में समझेंगे और इस टॉपिक के थ्रू आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे और इस चक्रव्यूह को हम कैसे तोड़ेंगे, ये चक्रव्यूह कैसे टूटेगा, वो चीज़ भी हम इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब ज़्यादा जो हम नाम सुनते हैं चक्रव्यूह का वो हम सुनते हैं महाभारत से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये महाभारत के टाइम से ही चक्रव्यूह स्टार्ट हुआ। ये चक्रव्यूह जो है पहले पहले भी था। और ये चक्रव्यूह जो था वो क्या थी, ये चक्रव्यूह क्या था, ये एक सिस्टम था, एक कला थी। ये कला कैसी थी, अगर इस चक्रव्यूह में एक आदमी को फंसा दिया जाता या किसी भी योद्धा को फंसा दिया जाता तो इस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल था। तो ये चक्रव्यूह किसने तैयार किया महाभारत में, ये तैयार किया गुरु द्रोणाचार्य ने। और इस चक्रव्यूह में क्या था कि इसमें चक्रव्यूह की जो ये कला थी युद्ध लड़ने के लिए, इसमें सात 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 साइकिल थी, 7 घेरे थे बाहर, 1 2 3 4 5 6 7। और इस घेरे में क्या था कि अगर इस घेरे के अंदर कोई फंस गया, जिसमें सैनिक होंगे और जो मेन जो बीच बीच में छोटे छोटे योद्धा होंगे वो बीच में लगे होंगे, और जो मेन योद्धा होगा, जो मेन योद्धा जिनके जिनकी जो जो साइकिल होगी, जैसे जैसे द्वार होंगे उसके ताकत के हिसाब से वो योद्धा वहाँ पे लगे होंगे। और उनसे लड़ाई करने के बाद में जब एक योद्धा को हम हरा पाएंगे तो अगले योद्धा के पास जाएंगे। तो ये चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य ने किसके लिए बनाया था, इसमें राजा को फंसाने के लिए बनाया गया था। तो राजा, अगर पांडव जो थे वो उसमें राजा कौन था, सबसे बड़े वाले भाई जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वही राजा बनते। अगर जीत जाते युद्ध तो वही राजा बनाए जाते और युद्ध जीतने के बाद में वही राजा बने, यानी कि वो सफल हो गए। लेकिन ये जो चक्रव्यूह बिछाया गया था ये उन्हीं युधिष्ठिर के लिए किसने तैयार किया था, उनके गुरु ने किया था। अब गुरु ने इसकी जानकारी भी दे रखी थी। ये युद्ध की जो रणनीति थी वो बहुत कठिन थी, जबकि अर्जुन और युधिष्ठिर ये लोग जानते थे और उनको किसने पढ़ाया था, गुरु द्रोणाचार्य ने इस कला के बारे में बताया था। लेकिन ये महाराज युधिष्ठिर को ही फंसाना चाहते थे उसमें। उसको फंसाने से फ़ायदा क्या निकलता कि अगर युधिष्ठिर को उसमें घेर के अगर बंदी बना लिया जाता, बंदी बनाने का प्रस्ताव था, मारने का तो पता नहीं, अगर उनको बंदी बना लिया जाता तो उसका परिणाम क्या होता कि युद्ध समाप्त हो जाता। अगर राजा को पकड़ लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा तो ऑटोमेटिक युद्ध समाप्त हो जाएगा, और यही हर युद्ध में होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वाला जो चक्रव्यूह था ये केवल जनरल मतलब महाभारत में था, उससे पहले भी कई बार ये इस रणनीति का यूज किया गया था युद्ध लड़ने के लिए, और कई लोग इसमें फंस के मारे भी गए थे जिनको इस कला की जानकारी नहीं थी। अब इसमें जो फंसा था वो कौन था, वो अभिमन्यु थे, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु थे। वो इसमें फंस गए थे, वो गए नहीं थे, लड़े नहीं थे, वो जानते नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहाँ सीखा था इसको, जब वो उनको कोई ये कला सिखाया नहीं था, इसके बारे में वो बाहर से नहीं जानते थे, अलग से उनको शिक्षा नहीं दी गई थी। लेकिन जब वो माँ के पेट में थे तब उनके पिताश्री उनकी माता को बता रहे थे, उसी टाइम पे उन्होंने सुना था। तो यहाँ से ये मानना था कि जो ये शिक्षा होती है, जो ज्ञान होता है, जो जानकारी होती है, जब बच्चे पेट में होते हैं तभी वो बहुत कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमारे बच्चे माँ के पेट में हैं तो हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना होगा और नकारात्मक इन्वायरमेंट को ख़त्म करना होगा, तभी बच्चों का दिमाग अच्छे से डेवलप करेगा। और साइंटिस्टों का भी मानना है कि बच्चों का जो दिमाग है उसका डेवलपमेंट 2 महीने के बाद से, जब बच्चे पेट में रहते हैं 2 महीने के होते हैं तो उनका दिमाग 2 महीने से ही डेवलप करना चालू हो जाता है।
तो उस टाइम पे ही बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं कि बच्चे पे निगेटिव प्रभाव ना पड़े और बच्चे बेकार बातें ना समझे, और उनके खान पान के साथ साथ में जो इन्वायरमेंट होता है, जो बातों का कल्चर होता है, जो कहानियाँ होती हैं, जो कथाएं होती हैं, वो माएँ सुनती हैं और बच्चे बहुत बुद्धिमान पैदा होते हैं। तो ये युधिष्ठिर तो वहाँ पे नहीं पकड़े गए थे, धर्मराज युधिष्ठिर उसमें नहीं फंस पाए थे, उससे पहले वीर अभिमन्यु फंस गए थे और उन्होंने इनके 6 स्टेप को तोड़ दिया था। और 7वें स्टेप में जहाँ पे द्वार था वहीं पे सबसे ज़्यादा वीर योद्धा थे और फंस गए थे, क्योंकि जब या तो वो पैदा हो गए थे पूरी जानकारी पेट में नहीं ले पाए थे, बाद में उनको बताया नहीं गया। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए जब भी कोई ज्ञान अर्जित करे लाइफ में, और अगर आप अपने लाइफ के या फिर अपने कंपटीशन के या फिर एग्ज़ाम के चक्रव्यूह से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो आप पूरी जानकारी लें। आधी अधूरी जानकारी आपको असफल बना देगी, या तो मार देगी या तो असफल बना देगी। तो ये चीज़ की शिक्षा यहाँ से लेने की ज़रूरत है कि हमें जब भी कोई जानकारी लेनी है तो पूरी जानकारी लेनी है। आधी अधूरी जानकारी जो है बहुत ही खतरनाक होती है, तो आधी अधूरी जानकारी कभी ग्रहण मत करें। और गुरु भी जो होते हैं वो सारी जानकारी अपने शिष्यों को नहीं बताते हैं, कुछ ज्ञान वो बचा के रखते हैं, उसे निकालने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ का जो महाभारत का चक्रव्यूह था किसने बनाया था? गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया था। और किसके लिए बनाया था? अपने ही शिष्य युधिष्ठिर के लिए बनाया था कि उनको इस घेरे से बंदी बना लिया जाएगा और ये युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा, या तो हम विजय को प्राप्त करेंगे। अगर उनको बंदी बना लेंगे तो बाकी लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। तो चक्रव्यूह आज के दिनों में भी जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे कंपटीशन होते हैं, वहाँ भी चक्रव्यूह बनाया जाता है। अगर हम उस चक्रव्यूह को समझ जाएं और हम अपनी जानकारी को इतनी हद तक बना लें कि हमारी जानकारी गुरु से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब गुरु से तो हमको ज्ञान लेना ही लेना है और अदर ज्ञान भी लेना है, मतलब अदर इन्वायरमेंट के बारे में भी समझना है, और गुरु से मैक्सिमम जितनी जानकारी हो सकती है वो चीज़ निकालने की कला हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए कि हम उनसे क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा गुरु अपने अपने ज्ञान में उलझेगा और उसका उत्तर हमें दे देगा, तो हम अपनी सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब पीछे की जो महाभारत की बातें थी और वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंस जाने से हमें पता चलता था कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो पेट से ही सीखना चालू कर देते हैं। और पेट से सीखना क्यों चालू कर देते हैं? क्योंकि उनके दिमाग का जो विकास होता है वो पेट में 2 महीने के बाद से ही उनके दिमाग का विकास चालू हो जाता है। अब हम अपने अगर लर्निंग वाले लाइफ में आए, मतलब जब हमारे बच्चे स्कूल जाना चालू करते हैं, तो वहाँ पे हर बच्चा सोचता है कि अगर इफ़ देयर वर नो एग्ज़ाम, अगर कोई पेपर नहीं होता तो हम बहुत आराम में रहते। तो वास्तविकता यही है, अभी की जो पढ़ाई है, अभी का जो ये अपना एग्ज़ाम लेवल है, वो क्लास फर्स्ट से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, और एक ग्रेडिंग सिस्टम होती है, और अभी वो सभी जगह फॉलो होता है। 1 से लेकर 8 तक बच्चे कभी भी फेल नहीं होते, क्योंकि उनका वो लेवल नहीं होता कि वो एक एग्ज़ाम को पास कर पाए। तो यहाँ बच्चों को मैक्सिमम सिखाने की ज़रूरत होती है। 1 से 5 तक वो अपने एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, या जो उनके सिलेबस होते हैं उनकी बेसिक चीज़ों को ग्रहण करते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। जबकि स्कूल स्कूल की शिक्षा के हिसाब से वहाँ छोटे-छोटे एग्ज़ाम को बना के शिक्षक क्या करते हैं, पेपर लेते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि एग्ज़ाम होता क्या है, पेपर क्या होता है। और उनको उसमें कुछ ग्रेडिंग के साथ-साथ में नंबर भी देते हैं कि आपको इतने नंबर मिले, इतने नंबर मिले हैं। वहाँ पे क्या होता है कि मम्मी-पापा जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतना नंबर ला रहा है, बच्चा इतना कम नंबर ला रहा है, बच्चा उतना ज़्यादा नंबर ला रहा है। तो वहाँ पे माँ-बाप को क्या करना चाहिए कि नंबर की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। वहाँ पे ये देखना है कि बच्चा सीख कितना ज़्यादा रहा है, ये अपनी लर्निंग लाइफ होती है। जो लर्निंग लाइफ तो वैसे पूरी ज़िंदगी होती है, लेकिन जो मेन जो हमारा बेस का स्टार्ट होता है, अब जब हम बड़ी-बड़ी कोचिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यही बेस वाली चीज़ें सिखाते हैं। प्लस माइनस, अगर मैथ की कोचिंग हम कर रहे हैं तो प्लस माइनस करना सिखाते हैं। मतलब हमारी प्राइमरी लेवल की जो पढ़ाई होती है वो हमारी सोच की वजह से, हमारे अध्यापक की वजह से उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे भी एक चक्रव्यूह यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, कोई चक्रव्यूह नहीं तैयार होता, यहाँ चक्रव्यूह होता ही नहीं है। हम अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेंगे, स्कूल जाना चालू करेंगे, तो हमको केवल फोकस करना है, और हमारे माँ बाप को भी यही फोकस करना है कि बच्चे को केवल सिखाना है, जितना ज़्यादा हो सके। बच्चा सीख कितना रहा है और कितना ज़्यादा सीख रहा है और क्या क्या सीख रहा है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है कि खराब चीज़ें सीख रहा है,
प्राइमरी लेवल तक हमें यहाँ तक ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें सीखना है। तो ये हमारी लर्निंग लाइफ होती है। और प्राइमरी लेवल के बाद में जब बच्चा पहुँचता है, मीन्स जो 6 से 8 तक की एज होती है, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। बच्चे को चोरी करना नहीं सिखाना है, पर बच्चे को चोरी के बारे में सिखाना है। बच्चे को जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसकी पूरी जानकारी देनी है, पर उसके पास नहीं जाना है, बच्चे को ये सिखाना है। और बच्चे में ऐसी पढ़ाई को डेवलप करना है, ऐसे ज्ञान को डेवलप करना है जिससे बच्चा ये सीखे कि हमें ज़िंदगी जीना कैसे है, और ये पढ़ाई हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके को ही बताती है। और अगर बच्चा पढ़ाई से नहीं सीख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो केवल पेपर देने के लिए पढ़ रहा है, तो पढ़ाई बेकार है। पढ़ाई मतलब छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है अगर वो हमारी लाइफ में, वो पढ़ाई अगर डायरेक्ट हमें कोई फ़ायदा नहीं देती और समाज में जीने का तरीका नहीं सिखाती, तो वो पढ़ाई अच्छी नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। फिर उसके बाद में जब हमारा बच्चा 8 तक पहुंचता है, और वही हमारा सबसे मेन बेस होता है, 6 से 8 तक की जो पढ़ाई होती है वही सबसे मेन पढ़ाई होती है ज़िंदगी की। 1 से 5 के बच्चे जो छोटे रहते हैं, वो जो पढ़ते हैं वो भूल भी जाते हैं। और हम भी जब छोटे रहे होंगे तो 1 से 5 तक अगर जो पढ़ाई किए होंगे हमको याद भी नहीं होगा। अब हमें जो हमारी असली पढ़ाई जो चालू होती है, वो चालू होती है अगले क्लास से, यानी 8 क्लास के बाद में। अब वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हमारी जो पहली परीक्षा होती है 8th क्लास तक, तो अपना क्या होता है कि अगर हम स्कूल जाते रहे, स्कूल में जाएंगे, हम परीक्षा दें चाहे ना दें, अगर हम डेली स्कूल जाएंगे तो हम अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, ऐसा अपना बोर्ड का नियम है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि उससे पहले परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। और हमारी जो पहली परीक्षा होती है, अगर इसको हम चक्रव्यूह का पहला स्टेप कहें तो गलत नहीं होगा। जो पहली परीक्षा होती है वो हमारी 9th क्लास में होती है, मतलब हमें वहाँ परीक्षा देना होता है और परीक्षा को पास करना होता है। अगर वो वाली परीक्षा हम फेल कर गए तो हम दोबारा से प्रीवियस क्लास में ही आ जाएंगे। और 11th के एग्ज़ाम में ही भी जो हमारी परीक्षा होती है, मतलब 11 वाली जो पढ़ाई होती है, जो फर्स्ट ईयर भी बोलते हैं कुछ उसकी भाषा में, वहाँ की भी पढ़ाई भी हमारी परीक्षा होती है, वो एग्जामिनेशन होता है। और चक्रव्यूह का ये पहला स्टेप मान सकते हैं। अब इसका भी जो पेपर सेट करता है वो कौन सेट करता है? गुरु सेट करते हैं, जो हमारे क्लास के टीचर होते हैं वो लोग सेट करते हैं पेपर। और वही लोग पेपर लेते हैं और पहली बार पता लगा लेते हैं कि बच्चे ने फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक कितनी पढ़ाई की है और इसकी कितनी मतलब कैपेसिटी डेवलप हो गई है। और हमारे सिलेबस भी इसी हिसाब से होते हैं। लेकिन यहाँ चक्रव्यूह नहीं होता है, केवल युद्ध होता है, और वो युद्ध बहुत नॉर्मल होता है, नॉर्मली युद्ध होता है। अगला हमारा आ जाता है जो है, उसके बाद जब 9th क्लास हम पास कर लेते हैं, मतलब हमारी जो पहली परीक्षा हो जाती है, उसके बाद में आ जाता है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम। और ये हमारा चक्रव्यूह का दूसरा या तीसरा स्टेप आप मान सकते हैं अपनी लाइफ का, जो पढ़ाई वाली लाइफ होती है। ये बोर्ड एग्ज़ाम डिसाइड करता है, और ये पेपर क्लास के जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, जो गुरु पढ़ाते हैं, वो वाले गुरु नहीं बनाते। मतलब ये जो चक्रव्यूह का कुछ स्टेप होता है, ये हमारे गुरु नहीं बनाते। ये बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हमारे दूसरे टीचर बनाते हैं। और ये परीक्षा, एक बोर्ड होता है, उसके कुछ मेंबर होते हैं, वहाँ से डिसाइड होता है। उसके जो एग्जामिनेशन पार्ट होता है, एग्जामिनेशन जो सेल होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं। और इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर होते हैं, वो लोग पेपर सेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक पेपर में 2 टीचरों का पार्ट डाल दिया जाता है, तो क्वेश्चन सिलेबस पे तो आधारित होते हैं, लेकिन हमारे टीचर इसको नहीं बनाते, वो पता नहीं चल पाता है। कई सारे सेट का डिजाइन किया जाता है यहाँ पे। अब कौन से सेट कौन से विद्यार्थी को मिल जाएगा ये भी नहीं पता होता है। जो क्वेश्चन की प्रिंटिंग जो लोग करते हैं, वो कौन करता है? ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी वर्ड की नॉलेज होती है, उनको मतलब अच्छा लगा देते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस में जो प्रेस हो जाता है तो उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो इसको भी तो क्या होता है, जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ही हमारे पहले पेपर होते हैं। और यहाँ पे जो पेपर की सेटिंग होती है बाहर के टीचर करते हैं, और उसमें कई सारे जो बिल्कुल वृद्ध टीचर हो चुके होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वैसे टीचरों को सेलेक्ट किया जाता है। और अपने अपने विषय के वो लोग पेपर बनाते हैं। कई बार एक पेपर में 2 टीचरों के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, फिजिक्स का पेपर जो अपना होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है। कई बार क्या होता है
कि न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आ जाता है, जबकि उसका रूल होता है कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट ज़्यादा आ जाएगा। तब दो टीचरों के क्वेश्चन को जब वहाँ से उठाया जाता है तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं और प्रैक्टिकल वाले पार्ट कम हो जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हम थ्योरेटिकल वाली की तैयारी कर लेंगे, न्यूमेरिकल वाली पढ़ाई नहीं करेंगे। कई बच्चों का न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, सोचते हैं कि न्यूमेरिकल वाली पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसे बच्चे कई बार जो है सफल भी हो जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल भी उतना ही पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी उतना ही पढ़ना है, दोनों में से कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो यहाँ भी चक्रव्यूह की स्टार्टिंग नहीं होती है। आगे हम चलते हैं, जब हम ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यानी जब हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज जो हमारे होते हैं अभी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो जो टीचर पढ़ाते हैं, कई बार तो वो लोग पेपर सेट करते हैं, अगर वो मेंबर हैं एग्जामिनेशन सेल के, जो उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, अगर वो लोग मेंबर हैं, अगर सीनियर लेवल के टीचर हैं, तो कई बार वो लोग वहाँ भी पेपर को कई सारे लोग बनाते हैं और ये पता नहीं रहता कि उस पेपर को कौन बनाएगा। वो भी एक टाइप का चक्रव्यूह तो होता है, क्योंकि कई सारे सवालों में स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश की जाती है, मतलब फेल करने की कोशिश की जाती है कि उसकी जो जानकारी है वो जितने परसेंट डिसाइड किया गया है, कितने परसेंट में बच्चा पास हो जाएगा, इतने परसेंट में बच्चा फेल हो जाएगा, या वो सबसे हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा। मेन 75% अगर लाएगा तो डिक्टेशन प्राप्त कर लेगा, मतलब वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, आईक्यू लेवल उसका अच्छा है, जीनियस है बच्चा, या 100% कर लेगा। तो उसमें क्वेश्चन हर तरीके के डाले जाते हैं, छोटे क्वेश्चन, मीडियम टाइप के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। वो यूनिवर्सिटी का जो ये एग्जामिनेशन सेल होता है वो डिसाइड करता है कैसे पेपर बनेंगे, पेपर को कैसे अरेंज किया जाएगा, कौन कौन पेपर बनाएगा। तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि जो चक्रव्यूह हमारे रचा जा रहा है, वो चक्रव्यूह हमारा कौन सा गुरु रचेगा, वो गुरु ही रचेगा और बच्चों को गुरु ही पढ़ाता है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब उस गुरु को समझ पाएंगे, और जिस गुरु से पढ़ रहे हैं तो हमें एक गुरु को नहीं समझना है, हमें दुनिया में जितने गुरु हैं उनकी जानकारी को समझना है और हमें सिलेबस के पैटर्न को समझना है, तभी हम चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। और वही बच्चे बेहतर करते हैं जो गुरु को भी समझते हैं और गुरु से कुछ ज़्यादा समझते हैं, मतलब किताबों में जो जानकारी होती है और दूसरी किताबों को भी पढ़ते हैं, वहाँ से भी ज्ञान लेते हैं। तो असली चक्रव्यूह की स्टार्टिंग तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब हम लोग जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, बोर्ड एग्जाम आता है, हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो स्वायत्तता प्राप्त होते हैं, जैसे वो यूनिवर्सिटी से तो जुड़े रहते हैं लेकिन वो यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं करवाते हैं, वो अपना खुद का पेपर करवाते हैं। जैसे मैं एक कॉलेज का नाम बताता हूँ, इबिंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में, वो यूनिवर्सिटी से तो जुड़ा है, उसको मान्यता यूनिवर्सिटी से प्राप्त है, क्योंकि अगर या तो यूनिवर्सिटी हो जाए, अगर उसको चलाना है तो यूनिवर्सिटी से ही मान्यता लेना पड़ेगा। तो वो जुड़ा तो यूनिवर्सिटी से है, लेकिन वो अपना जो एग्जामिनेशन जो पेपर है अपना खुद का करवाता है, और उसका कंसर्न ये है कि हमारा स्टैंडर्ड जो है उस कॉलेज से बहुत अलग है। तो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कॉलेज बोलता है और अपना पेपर खुद सेट करता है, और उसके बच्चे पढ़ने में भी काफ़ी तेज हैं। अब असली चक्रव्यूह की शुरुआत तो तब होती है जब हम कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और हमारी पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। पहले कंपटीशन नहीं होते थे, पहले आपने पढ़ाई किया और उतने लोग वहाँ तक पढ़ नहीं पाते थे, तो लोगों की डायरेक्ट नौकरी लग जाती थी। थोड़ा बहुत अगर इंटरव्यू हुआ, ट्रायल हुआ तो हुआ, नहीं उनकी डिग्री के हिसाब से, उनके नंबर के हिसाब से बहुत सारी पोस्टें उनको दे दी जाती थी। अब अगर हम इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम की बात करें, और वो सबसे बड़ा चक्रव्यूह भी है, उस चक्रव्यूह को समझ पाना बहुत मुश्किल है। बाकी तो एग्ज़ाम होते हैं, एक पेपर हो गया, दो पेपर हार्डली हो गया, दो पेपर देने के बाद में लोगों को जॉब दे दी जाती है, उनको उनके काम में लगा दिया जाता है, मीन्स उनको जॉब मिल जाती है, कैरियर नहीं मिलता है, उनको जॉब मिलती है। जब जॉब मिलती है तो वहाँ पे अपना वो कैरियर बनाते हैं, और हमारे करियर की स्टार्टिंग तो हो जाती है, कुछ स्टेप हम लोग क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और फिर एक नए सिरे से हम लोग शुरुआत करते हैं जॉब पाने के बाद में। तो इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है वो है आईएएस। कौन करवाता है इसको? यूपीएससी करवाता है, यानी लोक सेवा आयोग करवाता है। अब इसके चक्रव्यूह का अगर हम मोटा मोटा आइडिया लें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तीन टाइप के एग्जाम इसमें होते हैं। सबसे पहले होता है प्री एग्जाम, प्री एग्जाम में दो पेपर होते हैं। उसके बाद में प्री एग्जाम में अगर हम पास कर गए तो हमारा आ जाता है मेंस एग्जाम, वहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, मतलब हमें सारी चीज़ें जो है यहाँ लिखनी होती है, डिटेल में लिखनी होती है, और डिटेल में लिखने के बाद में हमारी नंबरिंग की जाती है। और एक पेपर नहीं होते,
यहाँ पे 9 पेपर होते हैं। जिस विषय से जो बच्चा होता है उससे तो होते होते हैं, और विषयों के भी पेपर होते हैं, इंग्लिश के भी पेपर होते हैं। क्योंकि अगर बच्चा अंग्रेजी नहीं जानेगा, मतलब जो कैंडिडेट होते हैं, बच्चा नहीं बोलेंगे, वो लोग बड़े हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। एथिक्स के भी पेपर लिए जाते हैं, मॉरलिटी के भी पेपर लिए जाते हैं, बहुत सारे, मतलब टोटल 9 पेपर लिए जाते हैं। और यही सफिशिएंट नहीं होता। मान लो किसी ने यहाँ पे भी अगर बेईमानी कर ली हो, ऐसे तो बेईमानी नहीं होती है, क्योंकि इसका चक्रव्यूह बहुत तगड़ा होता है। इसका चक्रव्यूह छोटा नहीं होता। और रास्ता कौन है? गुरु। वो जो लोग पेपर को डिसाइड करते हैं, जो पेपर को लोग बनाते हैं, वो टीचर ही होते हैं, कोई और नहीं होता। वो टीचर ही होते हैं और टीचर ही पेपर बनाते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू भी जो लोग होते हैं वो बोर्ड के लोग होते हैं, और बोर्ड वाले लोग भी प्रोफेसर वगैरह ही होते हैं, दूसरे लोग नहीं होते हैं। तो एडमिन को चलाने वाले लोग आईएएस होते हैं, जो कि उसके मेंबर बन जाते हैं, और उसके अध्यक्ष भी होते हैं। बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। एग्जामिनेशन सेल के मेंबर अलग होते हैं, वो भी या तो आईएएस वाले होते हैं या तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। कौन कौन उसके बोर्ड के मेंबर होते हैं, कौन कौन उसका पेपर बनाता है, वो सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगर मान लीजिए एक टीचर कोई सोचता भी है कि मैं अपना क्वेश्चन पेपर मतलब आउट कर दूंगा, लोगों को बता दूंगा, तो उसमें कोई क्या कर पाएगा? अगर एक बता भी दिया तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। पेपर की सेटिंग इस तरीके से होती है। वैसे हर एग्जाम में, जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जैसे मान लो किसी टीचर को पेपर बनाने के लिए दिया गया, तो उसने क्या किया, 100 क्वेश्चन अपने पुटअप किए, 20 क्वेश्चन उससे मांगा गया, 20 बना दिया, तो 100 में से उसका सारा नहीं लिया जाएगा, उससे 10 क्वेश्चन ले लिए गए, 5 क्वेश्चन ले लिए गए। अब मान लो कि अपने 5 क्वेश्चन को किसी को बता भी देता है कि मैंने ये 5 क्वेश्चन आईएएस में सेट किए हैं, तो 5 क्वेश्चन केवल उसके, अगर वो 5 क्वेश्चन को कोई कर भी लेगा तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अदर जो क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन, अगर 200 क्वेश्चन का पेपर है, तो बाकी और कोई प्रोफेसर बनाया है, और अगर कोई नकल कराने के लिए वहाँ बिठा भी दिया गया, तो कोई एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, बाकी का तो होगा नहीं। और 9 पेपर रिटर्न वाले, लिखने वाले काम, और उसकी खुद की राइटिंग, वहाँ बैठना, वहाँ जाना, इतनी सारी जांच, इतनी सारी कॉपी, 2 पेपर इधर के, 9 पेपर उधर के, तो वहाँ पे अगर एक जगह कहीं थोड़ी बहुत बेईमानी अगर कोई कर भी लेता है, तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका चक्रव्यूह जो है वो बहुत तगड़ा है। मतलब वो अपने महाभारत वाले चक्रव्यूह से भी ज़्यादा है। उसको ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बच्चा माँ की पेट से लेकर और अपनी पूरी पढ़ाई तक के सफ़र में अगर अच्छे से अपने ज्ञान को अर्जित करता है, अपनी पढ़ाई को अर्जित करता है, मतलब सीखता है, तो वो सफल हो जाता है। वही बच्चे सफल भी होते हैं। कोचिंग एक गाइडेंस का माध्यम है, कोई कोचिंग किसी को सफल नहीं बनाती है। वो लोग एक सिलेबस देते हैं। अब जो पढ़ाई 12 साल 15 साल में किसी को करनी है, वो 8 साल 9 साल में कैसे हो जाएगी? वो लोग भी गाइड करते हैं। और अगर जो बच्चे तेज होते हैं, गाइड करने के बाद में जो बच्चे तेज होते हैं, वही लोग सफल होते हैं। लोगों का मानना होता है कि मैं कोचिंग कर लूँगा सफल हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, कभी भी वो सफल नहीं होगा। बहुत सारे लोग कोचिंग करने के बाद भी लौट भी आते हैं। तो इसी चक्रव्यूह को समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चा जो होता है, जो लर्निंग करता है, वो माँ के पेट से लेकर और जब तक उस कंपटीशन तक जाता है, तो वहाँ तक लर्निंग करता है। और वही बच्चे वीक होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम बच्चों को मतलब स्टार्टिंग से भी उन पे ध्यान देंगे, मतलब माँ के पेट से ध्यान देंगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बहुत सारी माएँ क्या होती हैं, उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और समझ नहीं पाती हैं। तो हमें इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है। थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे और बच्चा भी मेहनत करेगा, तो वाकई में वो सफल हो जाएगा। और कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देता है तो वो भी सफल हो जाएगा, पक्का सफल हो जाएगा, कभी भी असफल नहीं होगा। अब और भी चीज़ें होती हैं सफलता होने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका डिस्कशन हम बहुत बाद में करेंगे। तो आज चक्रव्यूह जो टॉपिक है, चक्रव्यूह क्या है, चक्रव्यूह किस तरीके से बनता है, चक्रव्यूह कौन बनाता है, मीन्स गुरु बनाते हैं, अभी तक हमने ये जाना। और अगले टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब ज़िंदगी को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए हमें कितना काम करना चाहिए, और काम के हिसाब से किस किस टाइप के लोग होते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।